क्या हुआ, क्यों हुआ? नमस्कार, क्या हुआ क्यों हुआ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज सुबह सुबह मेरे ड्राइवर ने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने कहा कि मेरी आमदनी चूंकि कम थी तो मैंने तब भी ज़्यादा कीमत लगा करके महंगी गाड़ी इसलिए ली, पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी किट वाली गाड़ी मैंने इसलिए ली ताकि उसकी महीने की जो लागत है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो कम पड़े। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी, लेकिन सीएनजी की कीमतें हम देख रहे हैं 70% के आसपास बढ़ गई हैं एक साल के अंदर ही। उसने कहा मेरी लागत और पेट्रोल डीजल वाले जो लोग हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, उनकी लागत अब लगभग बराबर हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ी, सीएनजी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? तो सोचा इसका उत्तर देने के लिए क्या हुआ क्यों हुआ में क्यों ना आज इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए कि आखिर में एक साल के अंदर क्यों इतनी तेज़ी से जो है कीमतें सीएनजी, पीएनजी और नेचुरल गैस की मतलब जो है कीमतें क्यों बढ़ी हैं। तो पहले तो ये समझिए, किसी भी चीज़ की अगर मांग ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई दो तरीके से हो सकती है, उसकी पूर्ति दो तरीके से हो सकती है। एक तरीका तो ये होता है कि जो हम उस चीज़ का उत्पादन स्वयं करें, जो अपने घर पर ही उसका उत्पादन करें। अगर उत्पादन घर पे नहीं हो पा रहा है तो हम उसे बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, ताकि ये जो आपूर्ति, जो डिमांड लगातार नेचुरल गैस की बढ़ रही है, वो पूरी होती हुई दिखाई दे। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। इसके अलावा चूँकि भारत के अंदर जो नेचुरल गैस का जो उत्पादन है, वो जो डिमांड है उसके मुकाबले सिर्फ 50% ही है और 50% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो 2012 में रशिया की कंपनी गैज़प्रॉम के साथ करार किया गया। $15 से $17 पर MMBTU पे ये करार हुआ और ये कहा गया कि इससे भारत को लंबी अवधि में जो सप्लाई की दिक्कत तो हो रही थी वो अब नहीं होगी। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और गैज़प्रॉम को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब गैज़प्रॉम को जब प्रतिबंधित किया गया उसके बाद से भारत में एकदम से सप्लाई गैज़प्रॉम की तरफ से बंद हो गई। लेकिन हमारी तैयारी इस तरह से नहीं थी कि अगर जो है हमको वहाँ उस कंपनी से सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। निर्भरता एक ही कंपनी पर इतनी ज़्यादा थी। अब जो है गेल इंडिया लिमिटेड को अब वो कीमत जो $15 से $17 की थी वो 40 से लेकर के $60 स्पॉट प्राइस पे खरीदनी पड़ रही है, जिस पर जो करार था $15-17, यानी कि करीब करीब 3 से 4 गुना कीमत जो है वो बढ़ गई है। अब $40 के आसपास आपूर्तिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट मार्केट में $60 पर यूनिट तक का रेट अब कोट कर रहे हैं, यानी कि जिसके लिए हम सिर्फ $15 पे करना चाहिए था उसके लिए 4 गुना ज़्यादा। अब महंगी चीज़ आएगी तो जिनको दी जाएगी उनसे महंगी कीमत भी वसूल की जाएगी। इस वजह से हमने देखा कि नेचुरल गैस की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं और सीएनजी पीएनजी की कीमतों में अब वो रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही। जरा सीएनजी पीएनजी के उस पर भी देख लेते हैं कितना असर पड़ा है और एक साल के अंदर कैसे करीब 70% के आसपास जो है वो हम देख रहे हैं कि इजाफा देखने को मिला है सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में। सीएनजी की कीमत जो हम देख रहे थे जनवरी में करीब $53 के आसपास की थी। ये देखिए जनवरी में कीमत ₹53.35 पर यूनिट थी सीएनजी की। पीएनजी ₹35.61 पर यूनिट था। लेकिन अक्टूबर में आते आते, यानी पिछले महीने आते आते, हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा जो है ठीक ठाक हो चुका है। ₹78.61 ये हो गई है और यहाँ पर ₹53.59। तो सिर्फ एक साल के अंदर या 10-11 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कीमतें किस तरीके से देखने को मिली और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ी हैं, उस पर भी एक जायज़ा लेते हैं। तो हम देखें, अगर चार्ट्स के जरिए नज़र डालते हैं कि ग्राफ के जरिए अगर हम पिछले 2 साल पर नज़र डालें तो जो गैस जो है हम देख रहे थे कि करीब €50 MWH पे चल रही थी, उसकी कीमतें 350 के आसपास तक पहुंची। हालांकि अब ये सेटल डाउन होकर के 219 तक के आसपास पहुंची हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर कीमतें, यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए कि कैसे कीमतें यहाँ से बढ़नी शुरू हुई और ये 350 के आसपास गई। हाँ, बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी 2020 के मुकाबले अगर हम देखें तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरीके से गैस की स्थिति देखने को मिल रही है, एक तो सप्लाई नहीं मिल रही है, तो स्पॉट प्राइसेस पे जो जहाँ से मिल रही हैं लोग मनमानी कीमतें भी वसूल रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अब भारत में उत्पादन कैसा है, इस पर भी नज़र डाल देते हैं। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। ये कंजम्पशन के आंकड़े हैं
कि किस तरीके से भारत में मांग डिमांड जो है वो बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, पीएनजी सप्लाई बढ़ रही है, तो इस वजह से कंजम्पशन जो है हम देख रहे हैं लगातार देखने को मिल रहा है। 2013-14 में ज़रूर थोड़ी सी हमने देखा था कि डिमांड में कमी आई थी, लेकिन उसके बाद लगातार आप देखिए किस तरीके से इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मांग लगातार बढ़ रही है, सप्लाई उस तरीके से है नहीं, और जो निर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी आत्मनिर्भरता थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दी है, क्योंकि हमारा जो उत्पादन है वो बीते वर्षों के मुकाबले धीरे धीरे करके घट रहा है। वो भी जरा हम चाहेंगे अपनी टीम से कि वो जरा आंकड़े दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर आंकड़ा जो है देखने को मिल रहा है। 2003-4 में आप देखिए कि यहाँ पर करीब 32 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हम करते थे, और यहाँ पर देखिए आप ये आंकड़ा बढ़ करके किस तरीके से 52 तक पहुँचा। यहाँ पर हमारे करीब 52 के आसपास 2010-11 की बात है, यहाँ पर यह आंकड़ा था, और अभी की स्थिति आप देखिए ये 19-20 का आंकड़ा है, ये है 32.87 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर। यहाँ पर इसके मुकाबले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन घटा है, जो घरेलू उत्पादन होना चाहिए नेचुरल गैस का उसमें हम कमी देख रहे हैं, और जो डिमांड है उसमें हम देख रहे हैं लगातार इजाफा। अभी अगर हम देखें तो अभी जो हाल के आंकड़े हैं 2022 के आंकड़ों में हम देख रहे हैं 21 के मुकाबले थोड़ी बढ़त हुई है, वो 34 BCM पहुंचा है, लेकिन फिर भी जो हाई हमने आपको दिखाया 52 BCM का जो हमारे देश में उत्पादन हो रहा था, वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और डिमांड उसके मुकाबले काफ़ी घटी है। और प्रोडक्शन उत्पादन के जो आंकड़े हम कह रहे हैं वो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी कंपनियाँ हैं उनकी तरफ से उत्पादन में कमी आई है, और यहाँ पर मांग के मुकाबले निजी कंपनियों ने थोड़ा उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन वो भी सप्लाई को मैच करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और जो इनका हाई था उससे अभी भी बहुत पीछे है। यहाँ से आप इस चार्ट को ऐसे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे गैप है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे सप्लाई साइड से भारत में उत्पादन घट रहा है। इसके अलावा कुछ एक और आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो तमाम टर्मिनल हैं, यहाँ पर स्थिति आप देखिए, इससे पिक्चर जो है थोड़ी और स्पष्ट होगी। क्यों हम आत्मनिर्भर भारत का जिक्र यहाँ पर हमने किया कि LNG को लेकर के सरकार की तरफ से प्रयास तो काफ़ी ज़्यादा किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खड़ा किए गए, कई सारे टर्मिनल बन रहे हैं, कई सारे टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, और लेकिन LNG टर्मिनल कंपनियां अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि LNG आयात की जो लागत है वो लगातार बढ़ रही है, कीमतों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है, LNG है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए आप इन आंकड़ों को कि अप्रैल-जुलाई 2019 ये LNG टर्मिनल हैं जो बड़े देश के हैं। दहेज के अंदर देखिए यहाँ पर इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो हम देख रहे हैं कि 108.8% था, लेकिन मई 2022 में स्थिति आ गई, कैसे हो गई 83%, मात्र 84%। यहाँ तो ये दहेज एक ऐसा टर्मिनल है जो कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है। बाकी जगहों पे स्थिति देख लीजिए 14-15%, 12%, 36-37%, जो कि 100% के आसपास था। तो ये वो आंकड़े हैं, गैस मिल नहीं रही है, प्राइसेस को लेकर के अनिश्चितता है, और तमाम टर्मिनल जो है वो अपनी क्षमता के मुकाबले नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय गैस सप्लाई के ऊपर निर्भरता बढ़ी है, और उसकी वजह से जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको बढ़ी हुई कीमतें देखने को मिल रही हैं। तो ये आंकड़े तो ये दिखा रहे हैं कि देख रहे हैं लगातार कि हम जिस तरीके का उत्पादन होना चाहिए था और जितना निवेश इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया है, उस हिसाब से इस बात की प्लानिंग नहीं की गई कि आखिर में LNG अगर होगी नहीं, नेचुरल गैस होगी नहीं, तो ये अपनी क्षमता के मुताबिक काम कैसे करेंगे। बहुत सारे टर्मिनल अभी भी आने वाले समय में कमीशन हो चुके हैं, फंक्शन होने वाले हैं, लेकिन अभी यही अपनी 100% क्षमता पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन टर्मिनल्स का क्या उपयोग होगा। जरा देखते हैं कौन कौन से टर्मिनल्स आने वाले हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग निजी कंपनियों की तरफ से। ये देखिए अदानी टोटल जो है को धारमा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 मीट्रिक टन की क्षमता होगी, जयगढ़ में 5 मीट्रिक क्षमता जो कि एच एनर्जी देख रही है, छारा में HPCL सपूर्जी एनर्जी जो है 10 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ आ रही है, दहेज में ही पेट्रोनेट 5 मीट्रिक टन की क्षमता के साथ आ रही है, पेट्रोनेट ईस्ट कोस्ट में हम देख रहे हैं 4 मीट्रिक, यानी करीब 34 मीट्रिक टन की क्षमता अभी और ऐड होने वाली है। लेकिन इन जो क्षमताएँ ऐड होनी जा रही हैं, इनमें अगर LNG नहीं होगी, नेचुरल गैस नहीं होगी, तो ये इन टर्मिनल्स का करेंगे क्या, ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर में अभी जो टर्मिनल्स हमारे पास हैं वही अपनी अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर में इन टर्मिनल्स का आगे चल करके होगा क्या, और इससे इसका असर
सिर्फ इनके ऊपर, कंपनियों के ऊपर नहीं होगा। अब इन कंपनियों में जिन बैंकों के जो पैसे लगे हुए हैं उनकी हालत क्या होगी। एसबीआई कोरैप की रिपोर्ट की माने तो मौजूदा गैस की ऊंची कीमतों से ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी, क्योंकि स्लग-3 स्वच्छ ईंधन के रूप में सीएनजी का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में हो रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी ऊंची लागत पर गैस खरीदनी पड़ रही है और इससे घरेलू रसोई महंगी होने से आपका और हमारा किचन का बजट जो है वो बिगड़ेगा। तो ये पूरी कहानी आप समझ गए क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। घरेलू स्तर पे हमारे पास उस तरीके की उत्पादन क्षमता नहीं है, 50% निर्भरता हमारी विदेश के ऊपर है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि रशिया से अब सप्लाई नहीं हो रही, यूरोप में डिमांड बढ़ रही है, तो यूरोप जहाँ पे सप्लाई हो रही है, जहाँ से वहाँ पे यूरोप कोशिश कर रहा है कि वो गैस किस तरीके से हासिल करे। अब इसका एक सोल्यूशन असर पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, वो भी आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर साहब रशिया जा रहे हैं और इस तरह की बातें हैं कि हो सकता है इस विषय पर जो गाज़नप्रॉम के साथ सप्लाई बंद हुई है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे घरेलू बाजार पर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर बातचीत हो सकती है और सप्लाई फिर से बहाल करने में, लेकिन वो कब होगी या नहीं होगी ये तो आने वाले समय पर देखेंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसका असर क्या होगा वो जरा हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। असर ये होगा कि सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ेगा, क्योंकि जब नेचुरल गैस का एक बड़ा इस्तेमाल जो होता है वो होता है फर्टिलाइज़र में, और फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे सरकार ने जो बजट के अंदर अनुमान जब दिया था वो दिया था करीब 1.05 लाख करोड़ रुपए का बजटीय अनुमान था। ये ऑलरेडी बढ़ करके करीब 2.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 2.3 लाख करोड़ रुपए ये पहुंच चुका है, और अभी भी नेचुरल गैस की कीमतों में कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका असर भी सरकार के बजट पर पड़ेगा, जो सरकार का सीएडी है उस पर असर देखने को मिलेगा। पीएनजी की कीमतें एक साल में 70% बढ़ चुकी हैं और अभी इनकी कीमतों में नरमी के संकेत फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। और एलएनजी की बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि 25 से 30% बढ़ी हैं और रसोई गैस अभी आपकी और महंगी हो सकती है, क्योंकि जो आप ऑलरेडी 1000 रुपये के आसपास दे रहे हैं अभी और महंगी कीमत देने के लिए तैयार रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आखिर में सीएनजी पीएनजी की कीमतें क्यों बढ़ी, इसका आपको कारण समझ में आया होगा और हमारी तरफ से क्या चूक हुई है कि एक कंपनी पर इतनी ज़्यादा निर्भरता क्या सही थी, क्या ये सही रणनीति थी, इस पर भी विचार करने की बात है। और आगे चल करके इस तरह की क्राइसिस ना हो कि अगर भविष्य में दुनिया में परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हमारी निर्भरता एक या दो जगह पर ही ना रहे। थोड़ा सा हमें भविष्य को लेकर के सोचना होगा, सरकार को अपनी नीतियों पर इसका ख्याल रखना होगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा गणित लब्बो लुआब समझ में आया होगा। अगले दिन मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ और बताएंगे क्या हुआ, क्यों हुआ। फिलहाल के लिए नमस्कार। क्या हुआ, क्यों हुआ।